दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। एक समय की बात है। एक मारिया नाम की लड़की को शहर से गांव अपनी दादी से मिलने जाना था। इसीलिए उसने सोचा रात वाली ट्रेन पकड़कर आराम से सोते हुए जाएगी। कितने दिन हो गए वो अपनी दादी से नहीं मिली थी। उसकी दादी का घर है भी तो बहुत दूर। उसके मम्मा पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो शहर में अकेली रहती। दादी अपना गांव छोड़कर शहर में उसके साथ रहना नहीं चाहती। उसकी दादी जूलियट को तो अपना गांव ही पाता था। वहाँ उनका अपना खुला खुला फार्म हाउस है, जिसमें वे खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करती हैं। और उन्होंने वहाँ पे छोटे से तालाब में बतखें पाली हुई हैं। उनके पास एक गाय भी है। वे अब बूढ़ी हो चुकी हैं, इसीलिए अपनी हेल्प के लिए उन्होंने मरियम और जोसेफ को रख रखा है। दोनों पति पत्नी हैं, साथ में गरीब घर से हैं। जूलियट ने उन्हें अपने फार्म हाउस में सारा दे रखा है। वो यहाँ रहकर काम भी करते हैं और जूलियट की सेवा भी। जब भी मारिया जूलियट से मिलने आती है तो जूलियट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मारिया हमेशा अपनी दादी के यहाँ बस से जाती थी तो दिन भर लग जाता था। इसीलिए इस बार मारिया ने अपनी दादी जूलियट के यहाँ ट्रेन से जाने का सोचा। वो अपनी दादी के यहाँ ट्रेन से पहली बार जा रही थी, इसीलिए उसके लिए ये एक नया अनुभव था। मारिया रात 7 बजे ट्रेन में अपनी दादी के घर जाने को चढ़ी। उसकी सीट ट्रेन के दरवाजे के पास ही थी। वो आज बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ साफ देखी जा सकती थी। वो ट्रेन में और भी यात्रियों से मिली और उनसे बातें करते करते उसका सफ़र अच्छा कट रहा था। खाना खाने के बाद सब अपनी अपनी सीट पर सोने के लिए लेट गए। मारिया भी अपनी सीट पर लेट गई। लगभग 10 बजने को थे, तभी अचानक न जाने क्या हुआ, ट्रेन हिलने लगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। शायद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मारिया को जब होश आया तो उसे अपने माथे पर कुछ दर्द सा महसूस हुआ। उसने अपने माथे पर हाथ लगाकर देखा तो उसे गीला गीला सा महसूस हुआ। शायद उस जगह चोट लगने से खून बह रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसे सब जगह अंधेरा सा नजर आया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ट्रेन का डब्बा पलट गया था और ईश्वर का शुक्र था कि उसकी सीट दरवाजे के पास ही थी। ट्रेन का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। वो आधी ट्रेन के भीतर और आधी ट्रेन के बाहर पटरियों पर पड़ी थी। उसने सावधानी पूर्वक स्वयं को बाहर निकाला। स्वयं को निकालते समय उसे कमर पर चोट और पैरों में खरोंच भी आ गई थी। वो बाहर निकली। उस दिन चांदनी रात थी और उसने चांद की रोशनी में ट्रेन की हालत देखी तो वो देखकर दंग रह गई। ट्रेन के सभी डिब्बे पलटे हुए थे और जगह जगह से लोगों के कराहने की आवाज़ आ रही थी। एक वो ही अकेली ट्रेन के बाहर थी। आसपास केवल मैदान ही मैदान था, कोई भी बस्ती नहीं थी। उसकी कलाई की घड़ी पर उसने समय देखने की कोशिश की तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या समय हुआ है। अब वो अकेली हैरान परेशान सी हो उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसे बहुत प्यास लग रही थी। वहाँ कहीं भी पानी का साधन उसे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। पता नहीं बचाव कार्य कब शुरू होने वाला था। उसने सोचा यहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं है, आसपास कुछ ढूंढती हूँ, शायद कोई उम्मीद की किरण दिख जाए। वो दुर्घटना वाली जगह से बाहर निकलकर जाने लगी। उसे दूर कहीं एक रास्ता दिखा जो शायद किसी गांव की ओर जा रहा था। उसने सोचा कि क्या करूं, जाऊं या नहीं। फिर सोचा इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। वो उस सकरे से रास्ते से गांव की ओर जाने लगी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक रोशनी सी दिखाई दी। रोशनी देखकर उसके मन में आशा जागी कि शायद वहाँ कोई मिल जाए।
वो अब धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद उसे पता चला कि वहाँ एक घर है और वो रोशनी उस घर की खिड़की से आ रही है। वो घर अभी दूर था और मारिया को बहुत प्यास लग रही थी। वो एक उमस भरी रात थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मारिया उस घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में वो उस घर के पास पहुंच गई। उसने देखा कि वो घर तो एकदम पुराना खंडर है। घर के सामने एक बड़ा सा मैदान है। मैदान में एक चापाकल लगा है और मैदान के आगे लोहे का गेट लगा है। चांदनी रात थी, लेकिन वहाँ का दृश्य मन को भयभीत करने वाला था। उस घर के लोहे का गेट खुला था। वो बिना संकोच के भीतर चली गई। चापाकल देखकर वो खुद को रोक न सकी। उसने चापाकल चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पानी नहीं निकल रहा था। वो लगातार मेहनत करती रही और आखिरकार उससे पानी निकलने लगा। वो चापाकल चलाते चलाते पसीने पसीने हो गई थी, इसीलिए चापाकल का पानी भरने के लिए वो कोई बर्तन ढूंढने लगी। बहुत नज़र दौड़ाने के बाद उसे एक चीनी मिट्टी का पुराना सा मर्तबान दिखा जो दूर पड़ा था। उसने उसके पास जाकर देखा तो उसके मुंह का ऊपर का भाग टूटा हुआ था। उसने सोचा, चलो इसमें पानी भर के ठीक से पी तो सकती हूँ। उसने वो पुराना मर्तबान उठाया और पहले उसमें पानी भरकर ठीक से धोया। फिर साफ पानी भरकर उसने जी भर के पानी पिया। उसके बाद चेहरा धोया, अपनी खरोंचों को धोया और साथ में माथे में लगे खून को धोया। चेहरा धोने के बाद उसने उस पुराने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। चर चर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला तो उसने देखा कि कोई बुढ़िया एक लोहे का छोटा सा लैंप लेकर खड़ी है। उस बुढ़िया ने मारिया से पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तब मारिया बोली, मैं अपनी दादी के घर जा रही थी और मेरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। शायद उस ट्रेन में अब तक कोई भी नहीं बचा हो, क्योंकि ट्रेन बुरी तरह पलट चुकी थी, लेकिन मैं बच गई। उस जगह मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से चल पड़ी और भटकते भटकते यहाँ आ पहुँची। तो बाहर क्यों खड़ी हो, भीतर आओ, बुढ़िया बोली। और फिर मारिया भीतर पहुँची। उसने देखा लैंप की रोशनी में घर बहुत ही पुराना है और सालों से न तो वहाँ सफाई हुई है और न वहाँ की मरम्मत। उस घर की हालत देखकर मारिया ने पूछा, घर की हालत बहुत ख़राब है, कब से मरम्मत नहीं हुई यहाँ? शायद 100 सालों से मरम्मत नहीं हुई, बुढ़िया बोली। ओह, तो आप यहाँ कब से रहती हैं? मारिया ने पूछा। बहुत सालों से रहती हूँ, बुढ़िया बोली। तो क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? मारिया ने पूछा। हाँ भला, मेरे साथ कौन रहना चाहता है, बुढ़िया बोली। ऐसा क्यों, आपके रिश्तेदार भी तो होंगे, मारिया ने पूछा। एक भूतनी के साथ कोई नहीं रहना चाहता, क्या तुम रहोगी मेरे साथ, बुढ़िया बोली। मारिया ने इतना सुना तो उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उसने देखा कि अब वो बुढ़िया हवा में तैर रही थी और उसके पैर नहीं थे। ये देखकर मारिया दरवाजे की ओर भागी और ऐसी भागी कि 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही दम लिया। अब थक जाने के बाद उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी। वो धीरे धीरे चली जा रही थी। तभी उसने किसी ट्रेन की आवाज़ सुनी। उसे लगा कि हो सकता है यहाँ कोई रेलवे स्टेशन हो। वो ट्रेन की आवाज़ की दिशा में बढ़ चली, लेकिन अब उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई थी। तब भी उसने हार नहीं मानी और तब उसे एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि ट्रेन के आने पर बजती है। उसे अब ऐसा लगा कि शायद पास में कोई रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ अपना हाल बताकर मदद मांग सकती है। वो स्टेशन की ओर बढ़ी जा रही थी और फिर कुछ दूर चलने के बाद उसका यकीन पक्का हो गया, क्योंकि वहाँ सच में एक रेलवे स्टेशन था। वो खुश हुई और थोड़ी देर के लिए पास में पड़े पत्थर पर सुस्ताने के लिए बैठ गई। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा, सुनिए, क्या आप भी रेलवे स्टेशन की ओर जा रही हैं? मारिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसने उसे देखकर राहत की सांस ली और मन में बोली, चलो कोई तो मिला, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। जी, आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, उस लड़के ने कहा। जी, मेरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, शायद अब तक वहाँ कोई नहीं बचा होगा।
मैं बच गई और भागकर यहाँ आ गई, मारिया बोली। जी ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं, वो नौजवान बोला। जी हाँ, रेलवे स्टेशन ही जा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? मारिया ने पूछा। जी मैं एंटोनियो, और यहाँ दोपहर से भटक रहा हूँ। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी और मेरे पास खाने का सामान था, वो भी ख़त्म हो गया। दोपहर को मैं स्टेशन भी देख कर आया, लेकिन वो तो सुनसान पड़ा था। बस घंटी और ट्रेन की आवाज़ मुझे दूर से सुनाई दी थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। न तो कोई ट्रेन, न कोई इंसान, एंटोनियो बोला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने थोड़ी देर पहले ट्रेन की आवाज़ सुनी और ट्रेन आने के पहले जो घंटी बजती है वो भी सुनी, मारिया बोली। सुनी तो मैंने भी थी, तभी तो सो गया था, एंटोनियो बोला। ओह, तो अब क्या करूं? मारिया बोली। तो चलिए एक बार और उस ओर होकर आते हैं, एंटोनियो बोला। जी चलिए, मारिया बोली। और दोनों अपना परिचय देते हुए और बातें करते हुए स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन सचमुच में सुनसान पड़ा था, लेकिन वहाँ की बत्तियां जल रही थीं, जो इलेक्ट्रॉनिक न होकर लालटेन थीं। वे दोनों वहाँ का नज़ारा देखकर आश्चर्य में थे। दोनों यहाँ वहाँ स्टेशन पर घूमने लगे, तभी उन्हें एक कुली दिखा। उससे एंटोनियो ने पूछा, भाई यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कोई नहीं रहता क्या यहाँ? जी सब रहते हैं, यहाँ केवल 3 ट्रेनें गुजरती हैं, सुबह, दोपहर और रात। इसीलिए जब ट्रेन आने का वक्त होता है तभी सब आते हैं। ऊपर से ये स्टेशन कस्बे से बहुत दूर है, इसीलिए लोग यहाँ कम आते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग बसों से यात्रा करते हैं, कुली बोला। लेकिन जो ट्रेन की आवाज़ हम दोनों ने सुनी वो तो यहीं से आ रही थी ना, मारिया ने पूछा। अरे ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, रुकती थोड़ी हैं, कुली बोला। अच्छा तो ये बात है, एंटोनियो बोला। लेकिन उन ट्रेनों की आवाजाही के लिए यहाँ कर्मचारी भी तो चाहिए, जो कि यहाँ नहीं हैं, मारिया ने पूछा। ज़्यादा काम नहीं रहता तो काम मैं ही कर देता हूँ, सब लोग मुझे पैसे दे देते हैं, कुली बोला। लेकिन ये तो गैर कानूनी है, अपना काम किसी और को सौंपना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मारिया बोली। यहाँ सब चलता है, मेरी भी कमाई हो जाती है, कुली बोला। लेकिन ये तो गलत है, मारिया बोली। अरे मारिया ये सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ अगली ट्रेन कब मिलेगी, एंटोनियो ने कुली से पूछा। बस कुछ ही देर में आने वाली है, कुली बोला। चलो अच्छा है, कम से कम इस जगह से तो बाहर निकलेंगे, मारिया बोली। हाँ मैडम, और इतना कहकर वो कुली वहाँ से चला गया। मारिया और एंटोनियो ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। उनका एक एक पल बड़ी मुश्किल से बीत रहा था, क्योंकि वो स्टेशन बहुत ही छोटा था, पुराने ज़माने का था, उसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहाँ लोग भी नज़र नहीं आ रहे थे, इसीलिए दोनों को वहाँ ट्रेन की प्रतीक्षा करना बहुत ही अखर रहा था। टिकट घर में टिकट भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं था। तब उन दोनों ने फिर से उस कुली से पूछा कि ट्रेन का टिकट क्यों नहीं मिल रहा। तब कुली ने कहा, यहाँ आप लोगों को टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका टिकट तो ट्रेन में ही कट जाएगा। कुली की बात सुनकर एंटोनियो बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तब कुली बोला, मतलब ये है कि ट्रेन में ही टिकट बनवा लीजिएगा, यहाँ टिकट नहीं मिलता है। ओह तो ऐसा बोलो ना, एंटोनियो गुस्से से बोला। फिर कुछ देर में ट्रेन आ गई। ट्रेन रुकी तो दोनों ने देखा कि ट्रेन बहुत ही पुराने ज़माने की थी। उसमें आगे इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी, अगल बगल बहुत तेज़ रोशनी वाली लालटेन टंगी हुई थी। ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही, लेकिन उसमें से एक भी यात्री नहीं उतरा। दोनों को ये चक्कर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दोनों को इस जगह से छुटकारा भी पाना था, इसीलिए मजबूरी बस दोनों ट्रेन में चढ़ गए। और जैसे ही वे ट्रेन में चढ़े, ट्रेन फुल स्पीड में चल पड़ी। ऐसा लगा जैसे ट्रेन उन दोनों के चढ़ने का ही इंतज़ार कर रही थी। दोनों ने ट्रेन के भीतर नज़र दौड़ाई तो अंदर बिल्कुल मध्यम सी रोशनी थी। सीटों पर ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष और कुछ बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों चढ़े तो सब उन दोनों को घूर घूर कर देखने लगे। दोनों को थोड़ा डर लगा, फिर दोनों ने मुनासिब सी सीट देखकर साथ में बैठ गए। फिर उन्हें ट्रेन में कुछ खटर पटर की आवाज़ आई। एंटोनियो ने मारिया से कहा, मैं देख कर आता हूँ।
मारिया बोली, कहीं मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। फिर मारिया की बात सुनकर एंटोनियो कहीं नहीं गया, वो चुपचाप बैठा रहा। वहाँ मौजूद बच्चे गुमसुम से बैठे थे, न हंस रहे थे न खेल रहे थे, बस उन दोनों को ही घूरे जा रहे थे। तभी अचानक एंटोनियो की निगाह उन सब की सीटों के नीचे गई। वो ये सब देखकर भौंचक्का रह गया और मारिया से इशारों में कुछ कहा। मारिया ने एंटोनियो की बात समझकर जब उनकी सीटों के नीचे देखा तो उनमें से किसी के भी पैर नहीं थे। दोनों चुपचाप चुप्पी साधे बैठे रहे। दोनों को डर भी लग रहा था, लेकिन उस ट्रेन में बैठे रहने के सिवाय उनके पास कोई और चारा नहीं था। अब धीरे धीरे वे बच्चे अपनी सीट से उठे और हवा में तैरने लगे। वे सब मारिया और एंटोनियो के पास आकर फिर चले जाते। बच्चे उठे तो उनकी माएँ भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगीं और एक भयानक सी हंसी हंसने लगी। वे सफ़ेद गाउन पहने थीं जो हवा में लहरा रहे थे। अब उन महिलाओं के पति भी कोट पहने हुए हवा में तैरने लगे। वे सिगार भी पी रहे थे। अब डर के मारे मारिया और एंटोनियो की गिग्गी बंध गई। कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था दोनों को अपनी जान बचाने का। ऊपर से ट्रेन की रफ्तार भी तेज थी, वे कूद भी नहीं सकते। फिर एंटोनियो ने मारिया को दोबारा इशारों में कहा कि मैं ट्रेन की चैन खींचने की कोशिश करता हूँ, शायद ट्रेन रुक जाए और फिर हम यहाँ से भाग सकते हैं। तुम ट्रेन के दरवाजे के पास पहुँचो, मैं भी चैन खींचते ही आ जाऊँगा। मारिया मान गई और धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुँची। इधर एंटोनियो चैन के पास पहुँचा। ट्रेन का दरवाज़ा अर्ध खुला था और मारिया वहीं जाकर खड़ी हो गई। एंटोनियो ने जैसे ही चैन खींची तो मारिया नीचे उतर गई, लेकिन जैसे ही एंटोनियो उतरने को हुआ तो उन सभी ने एंटोनियो को जकड़ लिया। एंटोनियो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, मारिया तुम भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। मारिया रोते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग सकती। तुम भागो मारिया, अपनी जान बचाओ। एंटोनियो फिर से चीखा। इतने में उन सभी लोगों ने एंटोनियो को काटना शुरू कर दिया और ये देखकर मारिया रुक न सकी और वहाँ से भाग गई। उसके वहाँ से दूर जाते ही ट्रेन चल पड़ी, लेकिन उसमें से कोई नीचे न उतरा और मारिया नीचे खड़ी रोती रही। आई एम सॉरी एंटोनियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सकी। मारिया कुछ देर वहीं रोती रही, फिर कुछ सोच समझकर उस रेलवे ट्रैक से बाहर निकली। वहाँ से वो बाहर निकल आई तब उसने वहाँ 2-3 ट्रैक्टर खड़े हुए देखे। उसे लगा शायद यहाँ कोई उसे मिल जाएगा जो उसकी मदद कर सके। वो उन ट्रैक्टर के नज़दीक पहुँची तो उसे वहाँ कुल्हाड़ियों के कुछ काटने की आवाज़ आई। उसने सोचा शायद मजदूर लकड़ियाँ काट रहे होंगे और इन ट्रैक्टर में लाद कर ले जाते होंगे। अब तो पक्का यहाँ मदद मिल जाएगी। वो धीरे धीरे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली के पास पहुँची और वहाँ से छुपकर देखने लगी। उसने सोचा पहले पूरी तसल्ली कर लूँ फिर मदद मांगूँ, और उसने देखा कि एक तंबू के भीतर 2-4 लालटेन रखी हैं और एक व्यक्ति काला सा लवादा पहनकर कुल्हाड़ी चला रहा है। और उसने जो देखा वो देखकर दंग रह गई, क्योंकि वहाँ लकड़ियाँ नहीं काटी जा रही थी, वहाँ कई सारे लोगों की लाशें रखी थीं और वो व्यक्ति उन लाशों के टुकड़े टुकड़े करके शायद ट्रैक्टर की ट्रॉली में ले जा रहा था। उस व्यक्ति ने पहले से ही कुछ टुकड़े कर रखे थे और थोड़े टुकड़े करके उसने ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाले, जिसके पीछे मारिया छुपी थी। मारिया को यह एहसास नहीं था कि उस व्यक्ति ने उसे देख लिया है। वो लाश के टुकड़े ट्रॉली में रखकर मारिया के पीछे से आया और उसे दबोच लिया। मारिया ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो खुद को नहीं छुड़ा पाई तो उसने उसके हाथों को अपने दांतों से काट लिया। मारिया के काटते ही उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई और मारिया उसकी गिरफ्त से छूट गई। और मारिया जरा भी देर न करते हुए उस कुल्हाड़ी के पास भागकर पहुंची और उसे अपने हाथों में उठा लिया। अब मारिया उस व्यक्ति का चेहरा ठीक से देख पा रही थी, जो कि बड़ा अजीब सा दिख रहा था। उसने जरा भी देर न करते हुए उस कुल्हाड़ी से उस बहसी इंसान पर हमला कर दिया। पहले उसने पूरे दम के साथ उसके दाएं कंधे पर कुल्हाड़ी चलाई, जिससे उसका एक बाजू कटकर नीचे गिर पड़ा। वो व्यक्ति दर्द से चीख उठा। उस वीराने में उसकी आवाज़ गूंज उठी और फिर मारिया ने उसके दूसरे कंधे पर भी वार किया। वो भी कटकर ज़मीन पर गिर पड़ा।
फिर मारिया ने उसके सीने पर कुल्हाड़ी चलाई और उसके सीने से खून की धार बह चली। आखिरी कुल्हाड़ी उसने उस व्यक्ति की गर्दन पर चलाई और उस व्यक्ति की गर्दन कट गई। उसका सिर कटते ही मारिया चीखते हुए धरती पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी और ऊपर वाले से बोली, आई एम सॉरी गॉड, मुझे माफ़ कर देना इस अपराध के लिए। जब उसका दिमाग कुछ ठिकाने पर आया तो वह उस जगह से उठी और खुद को संभालते हुए आगे बढ़ चली। उसने देखा कि रात अभी ढली नहीं थी और वो आगे बढ़ी चली जा रही थी। चलते चलते उसे एक छोटा सा तालाब मिला। उसने वहाँ पहले जी भर के पानी पिया, अपने हाथ पैरों को धोया और मुंह को धोया और वहीं बैठकर रोती रही, क्योंकि अब उसे वहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक बार हिम्मत करके वो उठी और आगे बढ़ चली। वो चलती चली जा रही थी, बस चलती चली जा रही थी। अब शायद सुबह होने को थी, क्योंकि पंछी चहचहाने लगे। उसने देखा कि वो बहुत ही सुंदर घाटी पर है और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। हल्के उजाले में उसने ढेर सारी तितलियों को उड़ते हुए देखा। उसे ये सब देखकर भीतर से खुशी महसूस हुई, क्योंकि वो एक ऐसी जगह से बचकर आई थी जिसकी उससे कोई आशा नहीं थी। घाटी का गोल गोल रास्ता और किनारों पर लगे लाल लाल फूल उसकी आंखों को राहत दे रहे थे। तभी वहाँ से एक स्कूटर गुजरा जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। मारिया ने उन्हें रोककर रास्ता पूछा। उनमें से एक बोला, आगे चर्च है, वहाँ के पादरी आपकी मदद कर देंगे। मारिया फिर चलने लगी और कुछ ही देर में वो चर्च के सामने पहुँच गई। ज़्यादा थकी होने के कारण उसे चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक अस्पताल में थी और उसके सामने पादरी बैठे थे। उन्होंने मारिया से कहा, तुम चर्च के सामने बेहोश मिली। तब मारिया ने उन्हें सब बात बताई। ये सुनकर पादरी बोले, बेटी वो गांव और स्टेशन श्रापित हैं और बड़े आश्चर्य वाली बात है कि तुम वहाँ से सही सलामत वापस आ गई। और फिर पादरी ने मारिया को उसकी दादी के पास पहुँचा दिया। मारिया अपनी दादी से मिलकर बोली, दादी मैं वहाँ से बचकर आ पाऊँगी ये मैंने सोचा नहीं था। ऐसा लग रहा था उस रात कि इस रात की कोई सुबह नहीं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।